Hello friends, my name is Ritesh Kumar. Welcome to all of you to my YouTube channel that is Alpha Physics Classes. Friends, इस चैनल के थ्रू हम लोग IIT JEE NEET 9 to 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करवाते हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक 11th का एक दूसरा चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर. बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं. तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दोगे, चाहे वो जेई हो या नीट हो, तो उसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं. कोई हार्ड टाइप का इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. मेनली इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहता है, जो कि वो भी इजी रहता है, जो कि अगर आप यहाँ से अच्छे से टॉपिक को पढ़ोगे तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे. तो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ व्यू जेई के या नीट के. तो फ्रेंड्स, अब बताने जा रहा हूँ मैं कि आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है क्या, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़नी है. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, कि आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया, कैसे इसका इजाद हुआ, किसने इसको बनाया, कि हाँ एटम्स क्या होता है, नहीं होता, या कैसे आया. फिर इसके बाद पढ़ना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्या पढ़ना है दोस्तों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उसके बाद बहुत सारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर थे, तो जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना अपना खुद का मॉडल दिया. जैसे कि जे थॉमसन आए, उन्होंने अपना थॉमसन मॉडल दिया. रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया. नील्स बोर आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया. तो जितने भी साइंटिस्ट आए वो अपना अलग अलग मॉडल वहाँ पे देते गए. तो फ्रेंड्स, हमें फिर उसके बारे में मॉडल के बारे में पढ़ना है, और कुछ बातें हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और फिर आइसोटॉप्स, आइसोवार्स के बारे में देखेंगे. तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको इन सभी ऑब्जेक्टिव से मैं डील्स करने जा रहा हूँ कि आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से मॉडल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस क्या होता है. सो फ्रेंड्स, लेट्स द फन बिगिन. इंट्रोडक्शन में बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि आखिर एटम आया कहाँ से. तो इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि एटम थे, नहीं थे, अगर थे तो कब आए, कैसे आए. तो 18वीं सेंचुरी तक कभी एटम्स का कोई नाम निशान नहीं था कि हाँ एटम्स होता है या नहीं होता है. फिर इस कहानी में इसके जन्मदाता हुए डाल्टन. कौन हुए? सर जॉन डाल्टन. इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल होता है वो टूट सकता है, और टूटे किस में चाहिए होता है? एटम में. मतलब कि हर एक पार्टिकल का जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है एटम. मतलब कि इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल. आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप लिविंग बॉडी देखते हैं. लिविंग बॉडी किससे बना हुआ है? तो ऑर्गन से. ऑर्गन किससे बना हुआ है? तो टिश्यू से. तो टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से. मतलब कि हम लोग सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. मतलब कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग बॉडी का. ठीक उसी तरह जो पार्टिकल होते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम. ये किनके द्वारा बताया गया? ये बताया गया हमारे डाल्टन के द्वारा. डाल्टन ने ये बताया कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. लेकिन बाद में लेकिन हम लोग आपको ये बताते हैं कि 60 to 70 ईयर्स तक इसी चीज़ को फॉलो किया गया कि हाँ जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. अब जितने भी थ्योरी आते हैं तो उसका रिजेक्शन भी आता है उस लॉ का, कि हाँ ये अगर थ्योरी आया है तो इसका रिजेक्शन आएगा. रिजेक्शन लाता कौन है? तो दूसरे साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. तो जब डाल्टन का ये थ्योरी चल रहा था, सभी पीपल्स ने मान चुका था, तब वहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिनका नाम था जे थॉमसन. जे थॉमसन ने बोला कि नहीं, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल. एटम भी कुछ अलग पार्टिकल में टूट सकता है.
जिसको कि हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्होंने थॉमसन ने यही कहा कि हमारे यहाँ जो भी पार्टिकल होते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम नहीं होता है, उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेसिकली ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारे चीज़ें आप 9-10 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकैप करने के लिए बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें। तो जब थॉमसन ने आया तो थॉमसन ने बोला कि नहीं, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल इज सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन होते क्या है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ और न्यूट्रॉन क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था किसने किया? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था किसने किया? जे थॉमसन। ये कैसे किए? तो इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया कैथोड रे का, एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें बेसिकली था क्या? तो एक कैथोड था, एक एनोड था। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। ये देखिए, एक ये है कैथोड, सॉरी ये है कैथोड, ये है आपका एनोड। इसको हमने ज्वाइन कर दिया एक हाईली पोटेंशियल से। इसका जो पोटेंशियल इस बैटरी का, इसका होता है कम से कम 1000 वोल्ट। कितना इसका पोटेंशियल है? 1000 वोल्ट। मतलब बोल सकता हूँ कि इसमें हाई पोटेंशियल का यूज किया गया, वेरी वेरी हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ तक? 1000 वोल्ट तक। सेकेंड में क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ट्यूब बना दिया। ये एक ऐसा ट्यूब है जिसमें इसका जो प्रेशर होता है वो काफी लो होता है, वेरी 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 लो प्रेशर होता है। अगर इसका वैल्यू की बात करें तो इसका जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 10⁻³ mm के बराबर होता है। मतलब कि बहुत ही लो प्रेशर रखा गया। तो इसमें स्टूडेंट्स हुआ क्या? कैथोड क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज। एनोड क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड से कुछ रे वहां से अराइज हुए, वो रे क्या किए? वो एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। यहाँ से कुछ रेज आया, वो मूव करना स्टार्ट किया गया। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि वो रे कौन था, क्या था, नहीं था। बस हमें ये है कि हाँ, यहाँ से एक रे स्टार्ट किया और मूव कर रहा है। मूव करने के बाद उसने एनोड को स्ट्राइक किया। किसको? एनोड को। अब हमें पता कैसे चला कि ये एनोड को स्ट्राइक किया? तो यहाँ पे हम लोग एक स्क्रीन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? स्क्रीन। इस स्क्रीन को हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंस स्क्रीन। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरेसेंस स्क्रीन। बेसिकली ये करता क्या है कि जैसे ही कैथोड रेज, जो मतलब कोई एक रे है कैथोड्स के द्वारा जो निकला है, वो अगर एनोड को स्ट्राइक कर रहा है तो ये चमकना स्टार्ट होता है। ये क्या करने लगता है? साइन। जब ये साइन करने लगता है तो हमें पता चलता है कि कोई एक रे है वो एनोड की तरफ मूव किया है, मतलब कि उसको स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक क्यों किया? क्योंकि कैथोड रेज जो होता है वो निगेटिव चार्ज होते हैं। अपना नेचर में वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये देखो, एनोड क्या है? एनोड है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई भी दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों में अट्रैक्शन होता है। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगता है। तो हमने ये देखा कि एक रे आया, वो पॉजिटिव चार्ज को स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने का मतलब ये हुआ कि वो जो रेज था वो क्या था? वो रे था निगेटिव चार्ज। तो हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि ये था क्या, नहीं था। बेसिकली हमने बोला कि हाँ, ये कैथोड रेज थे और ये कैथोड रेज क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज। और यहीं से इसका जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ
कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, कैथोड रेज होते हैं जो कि नेचर में निगेटिव चार्ज होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ डील्स करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज कि कैथोड रेज का आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। Before proceeding forward, I am going to tell you why we have kept very low pressure of this tube. Friends, इस ट्यूब का हम लोग लो प्रेशर इसलिए रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है कैथोड से तो वो चाहता है कि बिना डिस्टर्ब हुए मैं आसानी से एनोड पे स्ट्राइक करूं। तो एनोड पे स्ट्राइक करने के कारण अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर कुछ ज़्यादा रहा तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगे, तो वो क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, इधर उधर वो मूव करने लगेगा। तो क्या होगा कि एनोड पे कम पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, कम पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो इसे लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो कोई स्क्रीन पर चमक ही नहीं रहा है, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि हम लोग इसका प्रेशर को बहुत ही लो रखते हैं ताकि यह अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड में मूव करते रहें। इसीलिए दोस्तों हम लोग इस ट्यूब को वेरी 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 लो प्रेशर्स पे रखते हैं। सो दोस्तों ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं आपको वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि आखिर वो प्रॉपर्टी थी क्या। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये था दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है कि हाँ हम लोग इसलिए ट्यूब को लो प्रेशर में रखते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन हो वो आसानी से स्ट्रेटली एनोड पे स्ट्राइक करे। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आखिर क्यों निगेटिव चार्ज होता है। बताओ दोस्तों क्यों होता है, क्योंकि यह एनोड की तरफ यह अट्रैक्ट कर रहा था। एनोड की तरफ अट्रैक्ट वही करेगा जो निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की ओर तो वही अट्रैक्शन करेगा जो पार्टिकल अपने नेचर में निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है या कैथोड रेज होता है, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं सीधे कैथोड रेज। जो कैथोड रेज होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज। फिर क्या है कि कैथोड रेज जो होता है वो कुछ कुछ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ रहता है। वो पार्टिकल्स के पास कुछ मासेस होते हैं, क्योंकि तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो पार्टिकल जो होता है वो मूव कर रहा है। मूव करेगा तो यानी कि उसके मतलब कैथोड रेज जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने रहते हैं। कैथोड रेज आर मेड ऑफ स्मॉल particles which have finite masses। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कैथोड रेज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से ही बना हुआ होता है। वो पार्टिकल का जो मासेस होते हैं वो कुछ फाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा उसके मासेस तो होते नहीं हैं, लेकिन कुछ मासेस रिलेटिवली उसका होता है। थर्ड क्या है कि अगर उस ट्यूब में ये जो ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो क्या गया था, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भाई, क्योंकि देखो वो है चार्ज पार्टिकल है कौन, कैथोड रेज। कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली है, तो अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो अपने पाथ से डेविएट करने लगेगा, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन करता है। आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर क्लास 10th में आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये बताया गया होगा कि आपको जो भी पार्टिकल का चार्ज पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं किसी भी एटम्स में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या करता है, अपने पार्टिकल से डेविएट होना स्टार्ट होता है। तो जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया है जे थॉमसन के द्वारा, उसमें ये देखा गया है, मतलब उसमें जो क्राइटेरिया था वो था अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर उसमें हमें दे दें, मतलब उसको सेंड कर दे, तो क्या होगा,
तो क्या होगा कि वो अपने पार्टिकल से डेविएट करने, वो अपने पाथ से डेविएट करने लगेगा। कैथोड रेज विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज बट some deflections is there, some deflections is there। मतलब कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आते हैं तो क्या होता है कि वह जो कैथोड रे है वो अपने पाथ से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट करता है। वो जाना तो चाहता है कि एनोड के पास ही, लेकिन वो अपने पाथ पे कुछ ना कुछ डेविएट करते हैं। फिर क्या है, फिर ये इसका एक और प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इन एक्सरेज। जो कैथोड रे होते हैं वो एक्सरेज में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी थे कैथोड रे से कि कैथोड रे का आखिर होता क्या है। तो बेसिकली इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है कि कैथोड रे निगेटिव इन चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सेकेंड क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। थर्ड क्या है, ये स्मॉल पार्टिकल से बने रहते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ मासेस हैं। फोर्थ क्या है, जो कैथोड रे है वो अपने एनोड की तरफ मूव करेगा अनटिल और अनलेस वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना आए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो पाथ है उससे थोड़ा अनडेविएटेड होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन वो जाना चाहता है किसके पास, एनोड के पास ही। तो फ्रेंड्स अब इसका एक और प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि जब बाद में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि एनोड रेज और कैथोड रे में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इससे मैंने क्या किया, जैसे देखो आपको अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट बता दे कि हाँ भाई ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इससे अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आप लोग क्या करते हो, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करना स्टार्ट करते हो, मतलब कुछ apparatus को चेंज कर देते हो। मान लो वहाँ पे गैस था कोई और मैंने कोई और गैस उसमें डाल दिया, या मैंने इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया। तो वो सब हम लोग कुछ ना कुछ apparatus को चेंज करके इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखना स्टार्ट किया कि आखिर जब हम लोग apparatus को चेंज करते हैं तब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ चेंजेस आएगा। तो जो एक साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने मेजर 2 चेंजेस किया। वो क्या किया कि पहले गैस को चेंज कर दिया। क्या किया, गैस को चेंज कर दिया। पहले कोई और गैस था उसका नेचर को बदल दिया, नेचर चेंजेस। तो देखा कि तब भी अगर हम लोग गैस को चेंज कर रहे हैं फिर भी कैथोड रे जो है वो एनोड की तरफ मूव कर रहा है, एनोड पे वो स्ट्राइक कर रहा है। इसका क्राइटेरिया क्या था कि जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन है वो चमकने लगता है। तो फ्रेंड्स हमने जब गैस को चेंज किया तो वहां पे देखा कि नहीं, गैस को चेंज करने के बाद भी जो एनोड रे है वहां पे कुछ ना कुछ स्ट्राइक कैथोड रे कर रहा है। सेकेंड क्या चेंजेस किया, बोला ठीक है भाई चल मैंने गैस को चेंज किया तो भी इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो चल मैं कुछ और कर देता हूं। तो उसने क्या किया, कैथोड को ही चेंज कर दिया, कैथोड की जगह पे कोई अनदर इलेक्ट्रोड को रख दिया, क्योंकि उसे देखना था मिलने की अगर हम लोग apparatus को चेंज करते तो क्या कुछ उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं या नहीं। तो जब उसने कैथोड को चेंज किया, उसको कोई मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, उसको हमने वहां पे डाल दिया, तो भी वहां पे देखा गया, पाया गया कि कैथोड रेज जो है वो एनोड रेज की तरफ अब भी मूव कर रहा है, एनोड रेज की तरफ अब भी मूव कर रहा है। मतलब कि हमने गैस को चेंज किया, इलेक्ट्रोड को चेंज किया, फिर भी वो जो कैथोड रे है वो एनोड रेज की तरफ मूव कर रहा है। तो इससे हम लोगों ने एक कंडीशन ये निकाला कि हाँ भाई जो कैथोड रेज होंगे, कैथोड रेज जो होते हैं वो क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है कि आप यूनिवर्स में कहीं भी जाएं वो पार्टिकल्स हमेशा चेंज नहीं होते। जैसे कि मीटर है, मीटर यूनिट है, आप कहीं भी जाओ तो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मीटर में ही करते हैं। चाहे किसी भी कंट्री में आप जाओ तो मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट। तो उसी तरह यहाँ पे कैथोड रे है कि कोई भी apparatus इसमें चेंज करो तो इसका प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये हमेशा आपको सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, जो कि यह एनोड रेज की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको बोलते हैं कि हाँ कैथोड रे जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और इसके बाद
सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर इसका गैस का नेचर भी चेंज कर दिया मैंने, इलेक्ट्रोड को भी चेंज कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी सेम है। तो वहाँ पे जो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। वो क्या किया, वो हर एक पार्टिकल्स का चार्ज बाय मास रेशियो निकालना स्टार्ट किया। क्या कर रहा था, चार्ज बाय मास रेशियो निकाल रहा था। चार्ज बाय मास रेशियो को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, E/m। उसने हर एक एक्सपेरिमेंट में देखा और हर एक एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज का E/m रेशियो देखा, तो कोई भी चेंजेस करने के बावजूद वहाँ पे E/m रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था। बेसिकली इसका एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आप जान लो कि जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कैथोड रे निकलता है तो उसमें क्या होता है कि जो E/m जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या उसमें चेंजेस ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, जो उसका E/m रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर फ्रेंड्स एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको हम लोग बोलते हैं मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से ये देख लीजिए कि आखिर से कंक्लूजन क्या निकला। इसके थ्रू ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका चार्ज होता है कितना, उसका चार्ज होता है, उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। ये उसका चार्ज का वैल्यू होता है। फिर क्या बताया गया, उसके मास, उसका मास निकाला गया। मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टी से जो मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने ये बताया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज ये होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास ये होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ से आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की समाप्ति होती है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। कैसे किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। उसमें क्या उन्होंने देखा था कि जब उन्होंने एनोड के पीछे एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाया था तो वहाँ पे देखा कि कुछ पार्टिकल्स आके एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन था वो चमक रहा था। बेसिकली उस ट्यूब को हमने किससे बनाया था, तो उसको उस ट्यूब को हमने बनाया था वेरी लो प्रेशर्स में एंड हाई वोल्टेज। ये वोल्टेज कितना था, अप्रॉक्सीमेट 1000 वोल्ट एंड इसका प्रेशर वेरी लो था। सो फ्रेंड्स अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटॉन आखिर होता क्या है और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, नहीं होते, इनका खोज किसने किया। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का हमने खोज किया था तो उसमें हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। ठीक उसी तरह हमने प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गोल्डस्टीन ने। किसने किया, गोल्डस्टीन ने। बेसिकली इसका बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या प्रोटॉन बोल सकते हैं, इन सभी पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और ये सारे एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट थे जो कि केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राडे। फ्राडे का नाम आपने सुना होगा, और नहीं अगर सुना है तो आप 11-12 आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से उनके बारे में आप परिचित हो जाओगे। तो फ्राडे ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बेसिकली नाम जो था वो आपका थॉमसन पे चला गया, गोल्डस्टीन पे चला गया। तो बेसिकली फ्रेंड्स जिस प्रकार से आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, ठीक उसी तरह से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी होता है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही यूज किया। इसमें क्या था स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसे किस साइंटिस्ट ने किया, गोल्ड स्टीन। किसके थ्रू हुआ, तो ये हुआ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किसके थ्रू, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसे बेसिकली क्या किया गया,
तो इसमें जो कैथोड था, कैथोड की जगह पे हमने यहाँ पे दूसरा कैथोड ले लिया। इसमें बेसिकली दो चेंजेस किए गए हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ प्रोटॉन के लिए, इसमें बेसिकली जो डिस्चार्ज ट्यूब जो था उसमें हमने दो चेंजेस किया। चेंजेस नंबर 1 व्हाट इज, हमने प्रेशर को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। जो लो प्रेशर था उसको हमने कुछ प्रेशर दे दिया, जैसे कि उस टाइम जो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको, उसमें प्रेशर क्या रखा गया था 10⁻³ mm। इसमें बेसिकली आप रख सकते हो 10⁻⁻1 mm का, मतलब कि से कुछ हल्का सा प्रेशर बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ इसमें कैथोड को चेंज कर दिया गया। कैथोड को क्या किया गया, चेंज किया गया। इस कैथोड का नाम क्या था, परफोरेटेड कैथोड। क्या नाम था, परफोरेटेड कैथोड। तो बेसिकली इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किए हमने, दो चेंजेस ला दिए। क्या किए, पहले प्रेशर्स को हल्का सा इंक्रीज कर दिए और साथ ही साथ हमने कैथोड को चेंज करके परफोरेटेड कैथोड को यूज किया। अब बेसिकली इस चेंजेस से हुआ क्या, क्यों हमने चेंज किया, इससे क्या फायदे हुए, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि मान लो यहाँ पे जो कैथोड था वो सब इससे सेम है, हाई वोल्टेज पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। एनोड तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये कैथोड कौन सा है, ये है परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे ये देखा गया बेसिकली कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट किया, किधर, परफोरेटेड कैथोड की तरफ। ये कैसे पता चला, तो यहाँ पर भी हमने एक स्क्रीन लगा दिया। स्क्रीन लगाया तो जैसे ही यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स थे, मतलब जो एनोड का निकला, जो एनोड के थ्रू जो चार्ज निकल रहा था वो इसने स्ट्राइक किया तो ये चमकने लगा। चमकने लगा तो हमने बोला कि हाँ भाई चल, यहाँ से भी कोई एक रे आ चुका है। उस रे का नाम क्या दिया गया, तो उस रे का नाम दिया गया एनोड रेज। क्या नाम दिया गया, एनोड रेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कैथोड रे क्या था, नेगेटिवली चार्ज। क्यों था, कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा था। तो सिमिलरली एनोड रेज कौन सा चार्ज होगा, बताओ, एनोड रेज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों भाई, क्यों, कैथोड रे क्या होता है, हमने कैथोड को थोड़ी चेंज किया है, वहां पे परफोरेटेड कैथोड लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, कैथोड रे अगर है तो वो तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो रे निकल के इस पर स्ट्राइक किया वो वही रे स्ट्राइक कर सकता है जो अपने नेचर में पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि ये तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो एनोड रेज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड थिंग्स क्या है कि अब हम एनोड रेज के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या कि एनोड रेज होते क्या हैं। इसका आपने डिस्कवरी तो पढ़ लिया, किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। किसके थ्रू किया, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया। एनोड रेज होते क्या हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब देखो इसका भी प्रॉपर्टी है, जो आपने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था कैथोड रेज का, वही प्रॉपर्टी एनोड रेज का भी होता है। सभी नहीं, सभी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है एनोड रेज में। वो क्या डिफरेंट था वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इसका सिमिलर प्रॉपर्टी है वो आप देख लो। फर्स्ट क्या है, they are positive charge in nature। वो नेचर में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड थिंग्स क्या है कि वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड थिंग्स क्या है कि आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया था कि जब वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि उसका डिफ्लेक्शन होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनोड रेज got deflected
टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो ये सारे इसका प्रॉपर्टी है जो कि आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा, और यही प्रॉपर्टी इसका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का भी है, प्रोटॉन नहीं सॉरी एनोड रेज का है। तो अब देखो एनोड रेज और कैथोड रेज में डिफरेंसेस क्या है, क्या आखिर इसमें डिफरेंसेस क्या होती है बेसिकली। तो आपको अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी बताए गए हैं उससे आपको ये पता चल ही चुका होगा कि एक दो पॉइंट तो आपको मिल गया होगा कि आखिर इसमें डिफरेंसेस क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा कि आखिर हम लोग एनोड रेज को कैथोड रेज से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, ये है आपका कैथोड रेज, ये क्या है एनोड रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैथोड रे क्या होता है निगेटिव चार्ज, क्या होते हैं निगेटिव चार्ज। एनोड रेज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता है मूव टुवर्ड्स एनोड, ये क्या करता है मूव टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड, या आप सिंपली इसको कैथोड भी बोल सकते हो। ये मेजर इसके टू डिफरेंसेस थे जो आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ाया। अब देखो मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि इसके मेजर दो चेंजेस किए गए थे, क्या क्या। तो एक तो हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया था और दूसरा परफोरेटेड कैथोड को यूज किया था। परफोरेटेड कैथोड को यूज करने से क्या फायदे हुए तो वो तो आपने देख ही लिया, क्योंकि उसने क्या किया एनोड रेज को अपने ओर खींचना स्टार्ट किया। ये किस कारण से हुआ परफोरेटेड कैथोड के कारण से। अब भाई मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने के कारण या फिर हमने गैस को चेंजेस किया जिससे यहाँ के इसका प्रेशर बढ़ा। गैस में जब प्रेशर कब बढ़ता है जब मॉलिक्यूलर कुछ मासेस बढ़ जाए, मास बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास बढ़ता है तो हमने अभी आपको जे थॉमसन ने जो E/m रेशियो आपको निकालना सिखाया नहीं, मतलब बताया था कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुआ था तो कैथोड रे का जो क्या होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो उसका E/m रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, सेम आता है, चाहे हमने कोई भी उसमें चेंजेस लाए अपरेटस में। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमने क्या किया प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ाया तो मास बढ़ गया, मास बढ़ा तो क्या हुआ जो m रेशियो था वो डिक्रीज करने लगेगा। वो क्या करेगा डिक्रीज, क्यों भाई क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर है। आप लोग मैथ्स में पढ़े ही होंगे कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज देन व्हाट होल द कंपाउंड विल बी गेट डिक्रीज्ड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है E/m रेशियो है वो डिक्रीज हो जाता है। E/m रेशियो ऑफ एनोड रे क्या होता है डिक्रीजेस। लेकिन यहां पर क्या होता है E/m रेशियो इज कांस्टेंट। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे हमारे कैथोड रेज के बारे में और एनोड रेज के बारे में। फिर क्या है कि जो एनोड होता है उसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि हाँ जितने भी एनोड हैं वो प्रोटॉन होंगे। जैसे कि आपको हमने बताया कि जितने भी कैथोड रेज होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जितने भी एनोड रेज हैं वो सभी के सभी प्रोटॉन नहीं होंगे। क्यों भाई, आपने तो बताया कि हाँ सर मतलब कैथोड रे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे जो भी कैथोड रे है वो नेगेटिव है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। तो एनोड रेज भी तो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया तो वो पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। लेकिन बेसिकली है क्या, तो एनोड रेज जो होते हैं वो क्या होता है गैसियस आयंस के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है आर एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसियस आयंस। मतलब
दीज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन। ये आप एकदम अच्छे से याद कर लो। कोई आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशंस में, ये ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जो एनोड रे है क्या वो प्रोटॉन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एनोड रे जो होता है वो गैसियस आयंस के थ्रू बनाए जाते हैं, ना कि प्रोटॉन के द्वारा। कैथोड को हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाया गया तो उसका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एनोड जो भी होंगे वो गैसियस आयन के थ्रू बनाए जाते हैं, वो ना कि प्रोटॉन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको याद कर लेना है। अब जे थॉमसन ने जो मॉडल बताया था, उन्होंने जो E/m रेशियो बताया था, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पार्टिकल का E/m रेशियो निकाला। तो जब E/m रेशियो निकाले तो उन्हें सबसे ज्यादा E/m रेशियो जो हाईएस्ट पार्टिकल शो किया, एलिमेंट शो किया, वो कौन था? गेस करो। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पार्टिकल का अगर मास को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या हुआ? E/m रेशियो डिक्रीज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने इंक्रीज किया है तो टोटल मास तो टोटल जो रेशियो होगा वो तो इंक्रीजेस करेगा। तो सबसे छोटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। इसका मास सबसे कम है, लिस्ट मास इन ऑल द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। किसका? हाइड्रोजन का। तो आप यहां देखो सबसे कम मास किसका है? हाइड्रोजन का। तो यानी कि यहाँ पे क्या है? मास सबसे कम इसका है, तो यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू सबसे कम किसका है? हाइड्रोजन का। तो यानी कि E/m रेशियो जो होता है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो शो किया गया है किसमें? हाइड्रोजन ने। किसमें? हाइड्रोजन ने। ये किसने निकाला था? थॉमसन ने। किसने निकाला था? थॉमसन ने। इन्होंने बताया था कि हाँ भाई हाइड्रोजन का मास सबसे लेस है। अगर डिनोमिनेटर सबसे लिस्ट अगर किसी भी हम लोग रिलेटिवली देख रहे हैं, 10 का हमने एलिमेंट को ले लिया, 10 मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, इन सभी का मासेस क्या है? इसका 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम एज इट इज हमने ले लिया। कोई मान लो ऐसा कोई ऐसा छोटा नहीं, मान लो ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली हीलियम पर 2 नहीं बल्कि 4 ग्राम होता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसे ले लिए। तो इसका मासेस बढ़ रहा है। मासेस बढ़ेंगे तो इसका क्या होगा? E/m रेशियो घटेगा। फिर इससे ज्यादा मासेस किससे आ गया? लिथियम का। तो लिथियम का भी भाई मास बढ़ा तो इसका तो हीलियम से भी E/m रेशियो कम आ जाएगा, है ना। फिर आ जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम का मास क्या है? लिथियम से भी ज्यादा है, तो उसका भी E/m रेशियो कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कितना एग्जांपल से आप समझ चुके हैं कि जिस भी पार्टिकल का सबसे लिस्ट मास होगा उसी का E/m रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे लिस्ट मास किसका है? हाइड्रोजन। तो इसलिए यहाँ पे जब वैल्यू निकाली गई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, तो वो इनके कंक्लूजन पे ये थॉमसन जी पहुंचे कि जो E/m रेशियो है वो हाईएस्ट होगा हाइड्रोजन के एटम में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। अगर नहीं जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी बेसिकली मैंने आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब आखिर होते क्या है। अभी मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा आने वाले टॉपिक्स में इस चैप्टर में, कि इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स पड़े हुए हैं। जब क्वांटम नंबर स्टार्ट होगा, बोर्ड्स मॉडल स्टार्ट होंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल्स की तो भरमार आएगी। तो सर न्यूमेरिकल से अभी चिंता मत करें, आप अभी थ्योरी पे ध्यान दें कि अभी बताया क्या जा रहा है। अब देखो आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ लिया। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात यहाँ कम ही की जाती है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा कि वो जब प्रैक्टिकल वैल्यू जब किसी भी एलिमेंट का लिए तो उसका मासेस, उस मॉलिक्यूल का, उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड का, उसके मास का क्या आ रहा था? कुछ डिफरेंट आ रहा था। मतलब मान लो उसका मासेस आ रहा था 50 ग्राम्स, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने बोला कि भाई आपने तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या क्या बताया है। एक बताया है आपने इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या बताया है? प्रोटॉन। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का मास को लिया, प्रोटॉन का मास को लिया, दोनों को ऐड किया। ऐड करने पर भी देखा कि वो जो एलिमेंट है, वो जो मॉलिक्यूल है, उसके बराबर का मासेस नहीं आ रहा है। मान लो इसका मासेस थे 50 ग्राम, जो भी एलिमेंट हमने उठाया, और इलेक्ट्रॉन का मास लिया, प्रोटॉन का मास लिया, तो वो दोनों का मास मिलाकर के आया 35 ग्राम।
तो भाई 15 ग्राम कहाँ गई? 15 ग्राम भी तो कोई मास को होल्ड कर रहा है। तो ये सभी चीज को देख करके सभी साइंटिस्ट ने ये बोला कि नहीं भाई, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में उतना पढ़ना नहीं है, तो इसलिए बस ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ कि आखिर न्यूट्रॉन का इजाद कैसे हुआ। तो वो इस तरह से हुआ कि जब प्रैक्टिकली किसी भी एलिमेंट को निकाला गया तो उसका मासेस कुछ और आ रहे थे, और जब इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास जब ऐड किया गया तो उसका मासेस कुछ और आ रहे थे। दोनों का मासेस में डिफरेंस था। तो सभी ने कहा कि नहीं, कुछ कोई ना कोई तो और एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके कारण कि मास सेम नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ कि हाँ, न्यूट्रॉन आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आखिर न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मासेस क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसे आप नोट कर ले, बाय हार्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। न्यूट्रॉन का कोई इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही पूछेगा। तो आप इसे ऐसे लिख लें समरी के तौर पे, समरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समरी क्या है भाई? ये है आपका इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपका देते हैं, इसका पहले हम लोग यहाँ पे सिंबल लिखेंगे, चार्ज का वैल्यू लिखेंगे और मासेस का वैल्यू लिखेंगे। इसका सिंबल क्या था इलेक्ट्रॉन का? ई से डिनोट करते हैं, या फिर ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है। इसके चार्ज का वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसके मासेस क्या है? इसका मास का वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 kg। इसको आपको बाय हार्ट कर लेना है, ये तो बहुत जरूरी है। सेकेंड क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का किस सिंबल से यूज करते हैं? पी का, या पी पॉजिटिव के थ्रू इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका चार्ज क्या होता है? इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसके मासेस क्या होते हैं? इसका मासेस होता है 1.6 × 10⁻27। फिर एक और पार्टिकल आता है, कौन सा? जो भी मैंने आपको बताया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है, इसके पास कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। ये इसका चार्ज क्या होता है? 0। ये न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करता है। चार्ज तो इसका नहीं होता है, लेकिन इसके मासेस होते हैं। इसका हम लोग सिंबल देते हैं n के थ्रू। इसका चार्ज तो हो गया 0। मास इसका जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का ही मास होता है। वही क्या होता है? न्यूट्रॉन का ही मास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जिसको कि आपको बाय हार्ट कर लेना है, अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हो सके सारे न्यूमेरिकल्स में जेई नीट के क्वेश्चंस में वैल्यू दे देते हैं कि हाँ चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। लेकिन मान लो एज सच कोई प्रॉब्लम आ गया जिससे हम बोल देगा कि नहीं स्टूडेंट्स ने जेई की तैयारी की है, नीट की तैयारी की है, तो उसको कुछ तो पता होगा, जैसे कि चार्ज है क्या होता है, मासेस क्या होते हैं, तो वो एज सच मतलब मान के चलता है कि हाँ इसको पता है, तो छोड़ो हटाओ, जो मैं वैल्यू देता हूँ ये अपने से एज्यूम करके बना देगा। तो इसको आपको बाय हार्ट कर लेना है। आप चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर बना बनाया नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम लोग वहाँ से भी आपको नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग ने देख लिया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आखिर आया कैसे, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, किस साइंटिस्ट ने किया, इसके मासेस क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने अभी तक सभी चीज़ पढ़ लिया है। तो नाउ नेक्स्ट अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर कैसा था। इस पर ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग मॉडल दिया। कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना मॉडल दिया कि भाई प्रोटॉन कोई चीज़ होता ही नहीं है न्यूट्रॉन नाम का। कुछ ने बोला कि भाई न्यूक्लियस का कोई चीज़ होती है। ये सभी आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना मॉडल बताया। ये सभी आपने 9-10 में बेसिकली पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर का नींव रखा, उसका नाम था J.J. थॉमसन।
क्यों भाई इसका नाम इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 80 साल तक 70 साल तक सभी ने मान के चला था कि भाई जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम। लेकिन वो थॉमसन ये साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने बोला कि नहीं भाई एटम नहीं होता है, इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट और भी होते हैं। जो किसके बारे में बताए थे? वो बताए थे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, एक एटम क्या होता है? पूरा एक स्फीयर होता है। क्या होता है? एटम इज अ स्फीयर। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एम्बेडेड होते हैं। ऐसे डॉट मान लो, यहाँ डॉट है, डॉट है, डॉट है। ये प्रोटॉन के बारे में कुछ तब तक कोई जाना भी नहीं था, इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही करके बनाया था कि हाँ भाई कोई भी एक एटम है, मान लो वो स्फीयर की तरह है। ये क्या है? एटम। एटम क्या है? स्फीयर। ठीक है। फिर क्या बोला कि ये जो एम्बेडेड है, मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन इसमें मैंने बताया है अभी आपको, तो ये बोलते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड कौन है? तो एम्बेडेड आपका है इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हिम, एटम इज अ स्फीयर, होल स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या देते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन में बेसिकली क्या होता है? जब आप वाटरमेलन को काटते हैं तो पूरा एक रेड पार्ट होता है जिसको कि आप लोग खाते हैं, और एक होता है उसमें बीज, सीड्स। तो वाटरमेलन के अगर स्ट्रक्चर से हम लोग देखें तो ये मान लो वाटरमेलन है, ये पूरा रेड रेड है। रेड रेड क्या है? वो पूरा इसको हम लोग बोलेंगे एटम, और उसमें जो उसका सीड्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये ठीक था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इजाद किया था, इसलिए ये बता दिए कि हाँ किसी भी पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट और आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को जारी रखा, तो उन्हें पता चला कि नहीं भाई दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। इन्हें काटने वाला कौन था? इन्हें काटने वाला कौन था? इन्हें काटने वाला था रदरफोर्ड। इन्हें काटने वाला था रदरफोर्ड। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये सारे अपने एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल के थ्रू करते थे, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। ये एक रिच साइंटिस्ट थे, इनके पास पैसा अच्छी खासी थी, तो ये अपना एक्सपेरिमेंट इस पर चला रहे थे। तो इसके मतलब मान लो अगर ये एक्सपेरिमेंट चलाने तो इसके पास बहुत सारे वर्कर होंगे, तो किसी एक वर्कर ने आके बोला कि भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल के द्वारा हरकत हुई है, कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। तो वो इन्होंने क्या किया कि भाई सभी साइंटिस्ट से, मतलब सभी नहीं, मतलब कुछ साइंटिस्ट या कुछ आदमी से मदद ली और उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब यहाँ पे हमें पता चला कि भाई जो थॉमसन का जो मॉडल है वो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रदरफोर्ड का इसमें बहुत ही बड़ा रोल आता है। फिर रदरफोर्ड ने ऐसा कैसे आविष्कार किया, मतलब उनका मॉडल क्या थे, कैसे थॉमसन का मॉडल रॉन्ग हो गया, ये सही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो अल्फा पार्टिकल के थ्रू किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या होता है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और यहीं से एक और चीज का भी इजाद होता है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तब तक आप सोच कर बताना कि भाई किसका होता है। तो इसमें पहले देखो, इस एक्सपेरिमेंट में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता कि आखिर अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। वैसा पार्टिकल्स जिसके पास 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो, तो उस पार्टिकल्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। इसका सबसे सारे एग्जांपल्स कौन सा है? हीलियम। हीलियम के पास क्या होता है? 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो इसका मास क्या रहता है? 4 ग्राम। ये मैं आपको बताऊंगा ये 4 ग्राम आखिर होता कैसे, इस क्लास के लास्ट जाते थे मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के जैसा होता है, जिसका कि मतलब जिसके पास 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल हो, तो हम बोले कि हाँ भाई ये एक
अल्फा पार्टिकल है। तो जिसका इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो कैसे हुआ वो मैं आपको शो कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स को लाया गया। क्या लाया गया? एक अल्फा पार्टिकल के सोर्स को। ये सोर्स लीड से भरा हुआ था, पीवी। ये क्या थे? अल्फा पार्टिकल के सोर्स थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने नहीं बल्कि रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक थिन शीट्स लिया। किसका? गोल्ड फॉइल का। किसका लिया? गोल्ड फॉइल का। गोल्ड फॉइल का इन्होंने एक थिन शीट्स लिया। ये बीच बीच में टूटे हुए तो नहीं थे, लेकिन हाँ हम लोग बोल सकते कि ये थिन शीट्स लिया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डिंग करना स्टार्ट किया। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को 1000, 10,000, लैक्स ऑफ नंबर्स में इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे क्या किया? बम्बार्डिंग किया। बम्बार्डिंग करने के बाद इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे गए। जो इसके वर्कर थे रदरफोर्ड के, उन्होंने यही बताया था कि सर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं। तो भाई वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे? तो इसमें देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब मान लो तो 99% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी अनडेविएटेड यहाँ से मूव कर रहे हैं। अनडेविएटेड यहाँ से मूव कर रहे हैं। उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, उनमें कोई भी डेविएशन नहीं आ रहा है। कितने में? 99%। फिर क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल है, कुछ जो है, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 10,000 का। 10,000 में मान लो 50 अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या किया कि कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट किया। क्या किया? कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट किया। वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स विच इज गेट डिफ्लेक्टेड। और थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका क्या था कि मतलब 10,000 में एक या दो अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक हो गया। क्या हुआ? रिटर्न बैक हो गया। मतलब कि 10,000 जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को वहाँ पे स्ट्राइक कराया तो उसमें से क्या हुआ कि 50 अल्फा पार्टिकल क्या हुए कि वो से कुछ एंगल्स तो बनाया, कुछ एंगल्स बना करके उसने मूव किया, मतलब कि उसका डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ जो थे वो अनडेविएटेड मूव किए, कुछ ने डिफ्लेक्शन में कुछ ने शो किया, और कुछ जो थे मतलब 10,000 में एक या दो अल्फा पार्टिकल वो क्या किया? वो रिटर्न बैक हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने अपना कुछ एक डिस्कवरी ऑफ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का खोज किया। न्यूक्लियस का आविष्कार यहीं से हुआ। इन ऑब्जर्वेशंस को देखकर बोला है कि हाँ भाई न्यूक्लियस भी एक एटम में होता है। अब कैसे क्या वो बताता हूं। अब देखो मैंने किसको लिया था? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स से मैंने क्या बोला था कि इसका चार्ज क्या होता है? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो चार्जलेस है, उसके पास तो कोई चार्ज है नहीं। तो अल्फा पार्टिकल्स मेनली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मेनली बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि देखो पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता है? नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होना। या फिर इसका दो केसेस हो सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये होता है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब 12th के चैप्टर्स में आओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि फिजिक्स में है, तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि जब दो चार्ज अपोजिट होते हैं या सेम होते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे देखो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस है, मतलब यहाँ पे लाइक है तो ये दोनों अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लाइक चार्जेस अनलाइक है इसलिए ये दोनों अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि सभी के मतलब 99% केस में क्या हुआ था कि वो अनडेविएटेड आराम से गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर दिया था, आराम से मूव कर दिया। तो इसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होता है? हॉलो स्फीयर होता है। ज़्यादातर पार्ट उसका क्या होता है? हॉलो स्फीयर। किसका? एटम का। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है,
अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्या करता है, टक्कर के वहीं पे रुक जाता, उसके पास जाकर के पॉजिटिव होता तो वहाँ से रिटर्न बैक हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रहा है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है। तो यहाँ मान लिया कि भाई पेनिट्रेट करते समय में इसके पास कुछ भी नहीं था, तो क्या है कि पूरा जो एटम है वो आपका हॉलो स्फीयर है। फिर इनका जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ ने डिफ्लेक्ट किया, तो लगा कि भाई हॉलो स्फीयर तो है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें भी हैं कहीं पे, क्योंकि जब इन्होंने 10,000 अल्फा पार्टिकल्स को उस पर स्ट्राइक करवाया तो उसमें 50 to 60 अल्फा पार्टिकल जो थे वो हल्का सा डिवेट किए। तो इसके थ्रू क्या निकला कि भाई पूरा हॉलो स्फीयर तो है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन कहीं पे कुछ पॉइंट पे कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये इसमें कुछ मतलब एटम में कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं। फिर आपको मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बताया था कि 1 to 2 पार्टिकल जो है वो रिटर्न बैक हो गए। रिटर्न बैक होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे लाइक चार्जेस थे, तभी ना वो एक दूसरे को रिपेल किए, रिटर्न बैक हो गया। लेकिन कितना हुआ, 1 से 2, यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में करता तो जितना अल्फा पार्टिकल को मैंने स्ट्राइक करवाया था गोल्ड फॉइल पे, तो उसे मान लो 10,000 करवाता तो 1,000 2000 होता, तो मैं बोलता कि नहीं भाई जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है वो बड़ा अमाउंट में है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 और 2 अल्फा पार्टिकल्स ही स्ट्राइक किए हैं, मतलब रिटर्न बैक हुए हैं जब हमने गोल्ड फॉइल को उसको स्ट्राइक करवाया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ तो है पार्टिकल जिसके पास कुछ मास भी है, क्योंकि यहाँ से डिफ्लेक्ट भी कर रहा है और यहाँ से रिटर्न बैक भी कर रहा है। तो यहीं से जन्म होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या होता है, एक डेंसिटी है जिसके पास कुछ मासेस हैं, और वो क्या करता है किसी भी एक एटम का सेंट्रल पार्ट में होता है, सेंट्रलाइज होता है, मतलब पूरा एटम अपने एक न्यूक्लियस पे सेंट्रलाइज होता है। तो ये बताया गया आपका रदरफोर्ड के द्वारा कि हाँ भाई क्या क्या होता है। हम न्यूक्लियस का कुछ प्रॉपर्टी है वो आप देख लो, या फिर रदरफोर्ड का जो मॉडल एटम है उसका कुछ प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे देख लो। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और इन्हीं के कारण आज हम लोग जो भी न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं वो आज हम लोग जान रहे हैं। इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो वेरी 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 स्मॉल होता है। मान लो एक क्रिकेट ग्राउंड है, क्या है, क्रिकेट ग्राउंड। तो जो क्रिकेट ग्राउंड है वो क्या है, वो पूरा एटम है। क्रिकेट ग्राउंड क्या है, पूरा एटम। और मैंने उसमें क्रिकेट बॉल को रख दिया, किसको रख दिया, बॉल को। तो ये जो बॉल है उस पूरे ग्राउंड में जो बॉल प्रेजेंट है, इस बॉल को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है और एटम का साइज क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज रिलेटिवली एटम वेरी 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 स्मॉल होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। फिर क्या है कि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में एक और चीज बताई। पहले तो आप ये लिख लो कि रदरफोर्ड का मॉडल से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकला। तो ये निकला कि एटम इज हॉलो स्फीयर। एटम क्या है, हॉलो स्फीयर। फिर क्या है, सम पॉजिटिव चार्ज आर सेंट्रलाइज्ड। फिर क्या है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ देखो फिर क्या इन्होंने क्या बताया कि पहला बताया ये कि एटम क्या होता है, हॉलो स्फीयर। दूसरा क्या बताया कि कुछ उसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि सभी जगह पे नहीं है, क्योंकि 1 से 2 ही अल्फा पार्टिकल वहां से डिफ्लेक्ट किया है, रिटर्न बैक हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कुछ ही जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एटम में सेंट्रलाइज होते हैं। थर्ड क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वेरी 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 स्मॉल होता है, किसके कंपेरिजन में, एटम के कंपेरिजन में। फोर्थ इसमें क्या आता है कि न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। क्या होता है इसका थर्ड क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। फोर्थ क्या है
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कि कोई भी जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से इक्वल होते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। उसमें क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, और एटम में क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है। फिर इसमें देखो, जब साइज की बात की जाए तो मान लो एटम का जो साइज है, एटम का साइज मान लो आपका 10⁻⁻10 है mm। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 mm, मतलब कि 5 गुना इससे ज़्यादा बड़ा है। हम लोग ये देख सकते हैं इसके थ्रू, आप ये भी देख सकते हो। तो ये बेसिकली आपका रदरफोर्ड के द्वारा जो आपको बताया गया था कि ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं। अब मैं आपको कुछ और भी इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। देखो, जब थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया तो उनका भी फेलोवर निकला, तो उनका फेलोवर कौन बना, रदरफोर्ड। अब जब रदरफोर्ड ने अपना जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उनका भी तो फेलोवर बनेगा। लेकिन इनका फेलोवर बना किस क्राइटेरिया पे, इनका बना इस क्राइटेरिया पे कि इन्होंने 5वां ऑब्जर्वेशंस बताया था। वो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मान लो कोई भी एक एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक, इस न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इस न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये था इनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, कि हाँ भाई किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, कैसा होगा। इन्होंने मतलब पहले सब जितने भी एक्सपेरिमेंट आए उसमें बोला ये ज़्यादा था, जैसे मान लो थॉमसन दिया, वो क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बेडेड रहता है, जैसे कि वाटरमेलन में जो सीड्स है वो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जब रदरफोर्ड ने आया तो उन्होंने एक इजाद ये किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। इसी कारण से इनका ये भी बोला जाता है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट का जो मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम मॉडल। क्यों भाई सोलर सिस्टम मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि एक सन है, उसके अराउंड पूरे प्लैनेट मूव करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यह सन की तरह रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और इसके चारों ओर, इसके ऑल अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। फिर क्या आया कि मान लो अब इसका फेलोवर कैसे आया, तो हमारे एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बहुत सारे खोज किए। ये मेनली आगे खोज करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। किसका खोज करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्होंने बताया कि नहीं भाई तू गलत है, तेरा जो मॉडल है वो कुछ हद तक सही है, तूने न्यूक्लियस के बारे में सही बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है ऐसे। इसके आप स्टेबिलिटी को, क्राइटेरिया को बताओ। कैसे बताता हूं। इन्होंने क्या बोला कि मान लो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस पार्टिकल, उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। वेलोसिटी होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी तो होगा। और अगर कोई भी पार्टिकल अगर किसी के अराउंड मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो क्या करता है, अपना एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है, या फिर बोल सकते हैं कि रेडिएशन को इमिट करता है। वो क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि मान लो अगर कोई न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। अगर उसके पास एक्सेलरेशन होगा तो मूव करते वक्त वो कुछ ना कुछ रेडिएशन शो करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। अगर कोई भी पार्टिकल रेडिएशन इमिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह एनर्जी को लूज करेगा। क्या करेगा, लूजेज एनर्जी। तो अगर भाई किसी के पास कोई भी अलग इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है, तो अगर इसका एनर्जी लूज होना स्टार्ट हो गया तो इसको तो सीधा के न्यूक्लियस में डूब जाना चाहिए था। इसके पास तो एनर्जी ही नहीं बचा। ये तो मूव किया जा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका सारा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। जब इसका एनर्जी क्या होगा, जीरो। अगर एक बार इसका एनर्जी जीरो आ जाता है तो भाई इसको तो न्यूक्लियस में आकर गिर जाना चाहिए था। फिर भी यह क्यों मूव कर रहा है,
इसको रदरफोर्ड ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्टेबिलिटी ऑफ जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा, रेडिएशन अगर वो इमिट करता है तो वो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लूज करेगा तो उसे काफी न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी रिवॉल्व कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, इसका आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। फिर क्या है, कुछ और बातें हैं, जैसे कि मान लो एक मैंने ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लिया, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कुछ वाइट लाइट को स्प्लिट किया, क्या किया, वाइट लाइट को स्प्लिट करवाया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि मान लो रेड कलर बन गया, येलो बन गया, अलग अलग यहाँ पर जब ट्यूब को मैंने लिया तो अलग अलग कलर बन जा रहा था। तो यहाँ स्पेक्ट्रम में चेंजेस आ रहे थे। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि मान लो कोई व्हाइट लाइट को मैंने स्प्लिट करवाया, वो वहाँ से स्कैटरिंग हुआ और वो 7 कलर में चेंजेस हो गए, ये होता है स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर भी वही है कि व्हाइट लाइट में जब इस ट्यूब पर हमने स्ट्राइक करवाया तो यहाँ पे स्क्रीन ला के देखा कि भाई वहाँ पे हुआ क्या, तो वहाँ पे बार बार कलर का फॉर्मेशन हो रहा था, कभी रेड कभी येलो। तो इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड कि भाई इसका आखिर क्यों हो रहा है, इसका इस तरह से क्यों रिएक्शन मतलब नहीं कर रहा है। तो ये सभी आपका मॉडल थे, थॉमसन मॉडल आपका, फिर आ गया रदरफोर्ड मॉडल, फिर आपका मैक्सवेल ने इनका मॉडल को फेयरवेल बताया। अब इस हिस्ट्री में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है नील्स बोर, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। नील बोर का जो मॉडल है वो मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिराइवेशन भी करने होंगे, तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर बेसिकली मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे देखने जा रहा हूँ, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, वो मैं 4 कंडीशन है वो बता देते जा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन एक से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा। तो बेसिकली देखो, एक होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एक क्या होता है, एक होता है एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी मॉलिक्यूल में है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एक गैसियस आयंस में है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, कोई भी एक न्यूट्रल एटम है उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कोई एक आयंस है उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो डिसाइड करता है व्हाट इज योर एटॉमिक नंबर। मान लो कोई एक एलिमेंट है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में या एलिमेंट में, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब भाई एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका होता है क्या, एटॉमिक मास। तो आपको मैंने एटॉमिक नंबर बता दिया, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए कि हाँ भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। इसको हम लोग डिनोट किस सिंबल से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई भी एक एलिमेंट x है, कोई भी एक एलिमेंट क्या है, x। यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया a, यहाँ मान लो दे दिया z। x क्या है, x यहाँ पे क्या है, एलिमेंट। a क्या है, मास नंबर। z क्या है, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 35।
मास नंबर कितना है 80। तो इसमें मेनली आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द आयंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। इसमें देखो क्या, इसमें एटॉमिक नंबर है 35, यानी कि जो प्रोटॉन है वो कितना है 35। तो इलेक्ट्रॉन भी तो आपका 35 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 35। तो न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 35, मास नंबर कितना है 80, 80 माइनस 85 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा ना। तो बेसिकली ये होता है किसी भी एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस था, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ आई एम कंक्लूडिंग द क्लास। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं उससे बता दूंगा। और अभी जैसे चैप्टर स्टार्ट है, अभी तो ये फर्स्ट लेक्चर था, जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स भर भर करके आएंगे, तो आप लोग न्यूमेरिकल का चिंता मत करें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स क्लास।